पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। कुछ दो चार टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता के बारे में डिस्कस किया कि किस प्रकार से एक पारिस्थितिकी तंत्र फंक्शनिंग करता है। फिर उसके बाद हमने उसकी उत्पादकता का जिक्र किया कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो उत्पादकता है वो किस प्रकार से बनी रहती है। मशीन काम करती रहे, मशीन से सामान बराबर बनता रहे, और स्थिरता का अर्थ है साधारण अर्थों में कि मशीन है खराब ना हो, लंबे समय तक चले, स्टेबल रहे। तो इस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को हम सामान्य अर्थों में इस प्रकार से समझ सकते हैं, लेकिन अर्थ केवल इतना ही काफी नहीं होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक तत्व के उत्पादन यानी उसका प्रोडक्शन और उसके कंजप्शन में संतुलन रहे। यानी कहने का अर्थ यह है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा और जो पदार्थ, ऊर्जा सूर्य से आ रही है, पदार्थ विभिन्न जो जैविक पदार्थ आ रहे हैं, और इनका जो इनपुट हो रहा है और जो आउटपुट हो रहा है उसका बैलेंस रहे, तो उसे हम संतुलन की अवस्था के नाम से जानते हैं। बैलेंस कब बना रहेगा? जब इनपुट के रूप में, यानी आपने जो इनपुट दिया है, इनपुट और इनपुट के बाद होती है प्रोसेस, प्रोसेस के बाद हमें मिलता है आउटपुट। ठीक है, इसे कहते हैं निवेश, इसे कहते हैं प्रक्रिया, और इसे कहा जाता है निर्गम। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस लगातार चलती रहे, यानी मशीन जो है, यानी हमारा जो इकोसिस्टम है वह सिस्टम लगातार चलता है। अब निवेश के रूप में हमने क्या क्या इनपुट दिया? निवेश के रूप में हम बात करें तो इसके अंतर्गत हमने ऊर्जा का समावेश किया। ऊर्जा कहाँ से आई? कुछ सूर्य से आई, कुछ जो खनिज लवण है जो मृदा से प्राप्त किए, जल से प्राप्त किए, और उसकी प्रोसेसिंग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय। निवेश इस ऊर्जा का कहाँ हुआ? तो जो हरे पौधे हैं उस हरे पौधे के अंतर्गत इस ऊर्जा का निवेश हुआ, और ये ऊर्जा एक प्रोसेस के माध्यम से शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अंततः मृत्यु होने के बाद वापस आउटपुट के रूप में इसको प्राथमिक जो है उससे ये उपलब्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो सिस्टम है ये स्टेबल है, ये लगातार चलता रहेगा। तब तक चला रहेगा कि जितना हमने इनपुट किया उतना ही अगर आउटपुट रहा तो क्या रहा? बैलेंस। तो बैलेंस की जो अवस्था रहती है उस बैलेंस की अवस्था को या उसमें संतुलन की अवस्था को हम पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के नाम से जानते हैं। तो विभिन्न जैव भू रासायनिक चक्र यानी बायो जियोकेमिकल साइकिल की सुचारू रूप से कार्यशीलता एवं समस्त जीवों के सांद्रण यानी कॉन्सेंट्रेशन तक की स्थिर दशा को पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता या पारिस्थितिकीय स्थिरता, इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के नाम से जानते हैं। अब हमने पढ़ा कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जो स्थिरता है उसका अर्थ है कि जो जैव भू रासायनिक चक्र है वह लगातार चलते रहे। अब वो प्रश्न उठता है, हालांकि ये जो टॉपिक है नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक रहेंगे उसके अंतर्गत आएगा, तो हम कहते हैं
बायो जियो केमिकल, और पीछे शब्द जुड़ा हुआ है साइकिल। हिंदी में इस वर्ड को वहां पर लिखा गया था जैव भू रासायनिक चक्र। अब इसका अर्थ क्या होता है, देखिए, जैव, जैव के अंतर्गत हमारे विभिन्न प्रकार के जो जैविक पदार्थ है, जैविक पदार्थ यानी हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स जो है वह इसके अंदर शामिल कर दिए। फिर आता है भू, भू यानी भूमि, भूमि, भूमि या जियो यानी पृथ्वी, पृथ्वी पर मौजूद, पृथ्वी पर मौजूद यानी ये है हमारे अजैविक तत्व, अबायोटिक कंपोनेंट्स जो है वह इसमें शामिल करता है। रासायनिक, रासायनिक भी दो प्रकार के, एक होते हैं ऑर्गेनिक और एक होते हैं इनऑर्गेनिक, और इनका एक चक्र, चक्र का अर्थ होता है कि जो ए से प्राप्त हुआ वह बी तक पहुंचा, और बी से ये पदार्थ सी पर पहुंचे, सी के बाद ये डी तक पहुंचे, और डी से वापस ये पदार्थ किसे प्राप्त हो गए, ए को प्राप्त हो गए। तो ये क्या बन गया, एक बन गया साइकिल। अब इस साइकिल के अंतर्गत जैसे कि हमने कहा कि जैव भू रासायनिक चक्र यानी एक ऐसा चक्र है जिसके अंतर्गत कुछ जीव शामिल है, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, मानव है। उसके अंतर्गत भूमि के तत्व है यानी मृदा है, जल है, वायु है, उसके कुछ अंदर रसायन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। तो ये उसके अंतर्गत आ गया रसायन, और इनका एक जो साइकिल चलता है उसे कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हमने कहा कि जल, अब जल का एक जियो बायोकेमिकल साइकिल चलेगा कि जल, हम अब जल का चक्र, चक्र किस प्रकार से चलता है। अब जल की बात करते हैं तो जल कहाँ से आया, तो हमने कहा कि जल जो है वह हमें प्राप्त हुआ वर्षा से, जल हमें वर्षा से प्राप्त हुआ, वर्षा से नदी, और नदी से आया जल। ठीक है, अब ये जो जल है, ये जल कहाँ पड़ा है, ये महासागर के अंतर्गत है या फिर किसी तालाब के अंदर। अब बारिश कहाँ से हुई, तो हम कहेंगे कि बारिश तो बादल करवाते हैं। बादल कैसे बने, तो हमने कहा कि बादल से वर्षा जो हुई वह संवहन की प्रक्रिया हुई। संवहन कहाँ से हुआ, तो संवहन कहा तो सूर्य का जो प्रकाश महासागरों पर गिरा तो उससे क्या बनी, वाष्प बनी, वाष्प बनी, उससे संवहन की प्रक्रिया हुई, बादल बने, बादल से संघनन की प्रक्रिया हुई, और संघनन की प्रक्रिया के बाद वापस जल कहाँ पहुंच गया, महासागर। यानी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से, शुरू कहाँ से हुआ, पानी कहाँ से आया, महासागरों से आया, और पुनः अंतिम रूप से कहाँ पहुंच गया, महासागरों में। तो यहाँ पर हमने कहा कि जितना इनपुट था महासागरों से, जितना जल वाष्पीकृत होके उड़ा था, उतना ही पानी वापस महासागरों के अंदर पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ, बैलेंस, और इसी बैलेंस को कहा जाता है स्टेबिलिटी। अब वापस इसको पढ़िएगा कि जैव, जैसे कि जैव भू रासायनिक चक्र, जैसे कि हमने एक ऑक्सीजन का, एक जल का चक्र देखा कि सुचारू रूप से कार्यशीलता कि वो जो साइकिल है वो लगातार चलता रहे, बादल भी बने, बारिश भी हो, नदियां भी चले, तो वो सुचारू रूप से उसकी कार्यशीलता कहलाएगी। उसके अंदर समस्त तत्वों का सांद्रण की स्थिरता रहे तो उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता कहते हैं। अब ये स्थिरता जो है वो कई प्रकार की होती है, जैसे कि सबसे पहले इसको ठीक से समझिएगा कि दोलन रहित, दोलन का अर्थ होता है हिलना डुलना नहीं, वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, स्थिर।
इस दोलन का हम कह सकते हैं कि हमने एक जो लट्टू है, लट्टू शायद आपने देखा होगा, अगर इस लट्टू को अगर हम घुमाते हैं तो ये जो लट्टू है, ये लट्टू लगातार जिस अक्ष पर घूम रहा है वो लगातार उस प्रकार से घूमता रहे, तो वह उसकी दोलन रहित स्थिरता, यानी दाएं बाएं ना घूमे, यानी एकदम सही तरीके से चल रहा। मशीन जो है वो वाइब्रेट न करे, हिले डुले नहीं, मतलब मशीन एकदम सही चल रही। हिले डुलेगी इसका मतलब मशीन के अंतर्गत गड़बड़ है। तो कुछ विद्वान जो है वह इकोसिस्टम की स्थिरता को किस प्रकार से बताता है कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर प्रजातियों की संख्याओं की स्थिरता। हमने कहा कि एक पारिस्थितिकी तंत्र है तालाब, ठीक है, तालाब का एक इकोसिस्टम है, उसके अंदर प्रजातियों की संख्याओं की स्थिरता। उदाहरण के तौर पर देख लेता है कि एक तालाब के अंतर्गत 100 मेंढक है और वहां पर 2000 मछलियां हैं, 50 वहां पर कछुए हैं। तो प्रजातियों की संख्या, यानी इनका इकोसिस्टम चल रहा है, इतनी संख्या है तो सही तरीके से चलेगा। तो प्रजातियों की संख्या की स्थिरता, यानी ये जो 100, 2000 और 50 हमने लिखा है, ये संख्या मेंटेन रहे। किसी प्रजाति के एकांकी जीवों की संख्या की स्थिरता, यानी टोटल जो संख्या है, हमने कहा कि ये आपके 2150 है, इसके अलावा इंडिविजुअल 50 बने रहे, 100 बने रहे और 2000 बने रहे, तो इसे हम क्या कहेंगे, दोलन रहित, यानी लगातार ये स्टेबिलिटी उस तालाब वाले इकोसिस्टम में बनी रही। तो यम जे डनबार ने 1973 में इस प्रकार की स्थिरता को दोलन रहित स्थिरता कहा कि वहां पर जीवों की जो संख्या है वह स्थिर रहती है। अब जीवों की संख्या बढ़ जाती है तो क्या होता है, वहां पर पारिस्थितिकी में असंतुलन उत्पादन होता है। उत्पन्न किस प्रकार से होता है, जैसे कि अगर हम बात करें कि एक इकोसिस्टम के अंतर्गत हमने बिल्लियों को, सारी बिल्लियों को मार दिया, बिल्ली दिखी नहीं और इंसान उसको गोली मार देता है कि नहीं ये तो जानवर मुझे चाहिए नहीं, इसका सुगुन ही खराब होता है। तो बिल्लियां अगर सारी की सारी मर जाएगी तो चूहों की संख्या बढ़ जाएगी, सांप मर जाएंगे तो हो सकता है कि मेंढक और चूहों की संख्या बढ़ जाए। तो बैलेंस जो है वो एक इकोसिस्टम का बिगड़ गया। तो अगर बैलेंस जब इस प्रकार का बिगड़ जाता है तो दोलन शुरू हो जाता है, वो इकोसिस्टम हिलने डुलने लगता है, तो उसे हम दोलन वाला इकोसिस्टम कहेंगे। लेकिन स्थिरता कब रहेगी कि वह दोलन नहीं करे, वो हिले डुले नहीं, हिले डुले का नहीं, बैलेंस बना रहेगा। वॉशिंग मशीन का यूज आप करते होंगे, वॉशिंग मशीन के अंतर्गत जब आपका ड्रॉयर है, देखा होगा आपने, ड्रॉयर के अंतर्गत सिस्टम कुछ इस प्रकार से होता है कि अगर आपने उसके ड्रॉयर के अंतर्गत कपड़ों को अव्यवस्थित तरीके से उसके अंदर डाल दिया और ड्रॉयर को अगर आपने स्टार्ट किया, तो जो ड्रॉयर है वह अपने वॉशिंग मशीन के दोनों किनारों पर दोलन करेगा, वो हिलेगा डुलेगा, चारों तरफ टकराएगा, तो वो स्थिर रूप से नहीं घूमेगा और आपका जो ड्रॉयर है वो वर्क नहीं करेगा। तो आप क्या करते हो, उन कुछ कपड़ों को बाहर निकालते हो और वहां पर बैलेंस बनाते हो, और जब बैलेंस बना देते हो तो लगातार वह इकोसिस्टम या वह आपका ड्रॉयर सही तरीके से वर्क करेगा। तो आप समझ चुके होंगे कि दोलन रहित स्थिरता का अर्थ क्या होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की प्रजातियों की संख्या में उतार चढ़ाव नहीं होता है, यानी दोलन रहित रहता है। दूसरा है स्थिरता, लचकता या सहनशीलता। स्टेबिलिटी, रेजिलियंस का अर्थ क्या है कि बाह्य कारकों द्वारा उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों को सहन करने की पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता होती है। यानी एक मनुष्य के अंतर्गत हल्का फुल्का सा अगर कोई बुखार आ जाए या उसे सिर दर्द हो जाए तो वो सहन कर लेता है,
ठीक है, सहन कर लेता है। यानी उसके अंतर्गत जो बाह्य परिवर्तन हुए, जैसे कि एकदम से हम एयर कंडीशनर वाले कमरे में जाते हैं और अगर हम धूप वाले कमरे से आते हैं तो हम एडजस्ट कर लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ी बहुत ठंड लगती है तो हम सहन कर लेंगे। तो इकोसिस्टम में भी ऐसे कुछ परिवर्तनों को सहन करने की क्षमता होती है, और जो कुछ परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों के बाद वह वापस मौलिक दशा का अर्थ होता है कि वह अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। चेंज आ गए कोई बात नहीं, वापस एडजस्ट हो जाता है। यानी उसके अंदर ऐसा एक मैकेनिज्म होता है कि वह अपने आप उसको स्थिर कर सकता है। तो बाह्य परिवर्तनों के बावजूद भी इकोसिस्टम में जो स्थापित जो स्थिरता होती है, यानी अपने आप जो बैलेंस उसने स्थापित किया, उसे एच ए रेजियर तथा ई बी कॉवेल ने स्थिरता लोचकता या सहनशीलता का नाम दिया। और इसका अर्थ होता है कि इकोसिस्टम में इतनी क्षमता होती है कि वह बाह्य परिवर्तनों को सहन कर सकते हैं, एक हद तक सहन कर सके। जैसे कि हम कई प्रकार की जो गैसेज हैं वो रिलीज करते हैं एक इकोसिस्टम के अंतर्गत, तो जरूरी नहीं है कि उस अलग प्रकार की गैसों को रिलीज करते ही उस इकोसिस्टम में पाई जाने वाली जो स्पीसीज है, जो जनजातीय जो जीवों की जो जातियां हैं वो नष्ट हो जाए, नहीं, वो अपने आप बैलेंस कर लेती। तीसरा जो है लोचकता सहनशीलता की स्थिरता, नाम एक जैसा है, थोड़ा सा उसको फर्क के रूप में बताया गया है। तो इस प्रकार की स्थिरता में क्या है कि कुछ प्राकृतिक कारकों या कारणों या मनुष्य द्वारा जो उत्पन्न बाधाएं हैं, प्रदूषण ला दिया या विभिन्न प्रकार के उलट पुलट कर दिए, जहां जहां जंगल था वहां पर उसने खेत बना दिया, खेत था वहां पर उसने कचरे का ढेर लगा दिया। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तनों के साथ इकोसिस्टम की समायोजन करने की भी क्षमता होती है, वो एडजस्ट भी कर लेता है। यानी एक पारिस्थितिकी तंत्र में इतनी क्षमता होती है कि अगर उस इकोसिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आई है तो उस प्रॉब्लम को वो सहन करके जो जो बदलाव आए हैं उस बदलाव के साथ वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तो इस प्रकार से वह अपने आप फ्लेक्सिबल रूप में होते हुए अपने आप को सेट कर लेता है। फिर है प्रत्यास्थ स्थिरता। प्रत्यास्थ स्थिरता, प्रत्यास्थ का अर्थ होता है इलास्टिक। इलास्टिक का क्या रोल रहता है? इलास्टिक यानी रबर। रबर को आप खींचेंगे तो खींचने तक उसकी एक क्षमता होती है, तब तक वह खींच जाएगा, लेकिन जैसे ही आप रबर को खींचोगे वापस वह उसकी पुनः व्यवस्था में आ जाता है। तो इसी प्रकार से एक इकोसिस्टम में बहुत बड़े स्तर के जो बैरियर आते हैं, जो समस्याएं आती हैं, अव्यवस्थाएं आती है, यानी डिस्टरबेंस और जो पर्टुर्बेंस जो आते हैं, उसके बाद जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसमें स्थिरता स्थापित हो जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रत्यास्थ स्थिरता कहलाती है। इसको आप इलास्टिक के रूप में देखिएगा कि रबर को आप खींचेंगे तो उसका एकदम शेप बदल जाएगा, लेकिन जब आप उसको छोड़ोगे तो वापस वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। तो इकोसिस्टम में भी इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। इस प्रकार से एक इकोसिस्टम अपने आप को स्टेबल रखता है, अपने आप को स्थिर रखता है। फिर है चक्रीय स्थिरता। तो एक नेचुरल इकोसिस्टम में नियमित लगातार बाह्य परिवर्तन जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे प्रदूषण के कारण आ रहे हैं, भूमि का जो हम शोषण कर रहे हैं उसके कारण होता है, उसके साथ समायोजन हो जाने के पर स्थिरता स्थापित होती है। तो उसे हम चक्रीय अवस्था कहती है। कोई अप्रत्याशित का अर्थ होता है कि जिसका हमें पहले से पता न हो, ऐसा व्यवधान या अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो पुनः वापस वह अपनी अवस्था में आ जाती है। तो किसी भी प्राकृतिक सामान्य यानी नॉर्मल या घटना रहित अनइवेंटफुल पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में
जो स्थिर दशा यानी जो स्टेबिलिटी या स्थिति जो स्टेट पाई जाती है या संतुलन की दशा को हम स्वसाम्यवस्थित क्रियाविधि कहते हैं। यानी स्व खुद अपने आप उससे साम्य साम्य यानी उसके साथ एडजस्टमेंट स्थापित करना, खुद बदली हुई परिस्थितियों के साथ अपना बैलेंस स्थापित करना, यानी होमोस्टैटिक मैकेनिज्म के द्वारा स्थापित होता रहता है। एक इकोसिस्टम में अंतः निर्मित, उसके अंदर निर्मित सह नियंत्रण की व्यवस्था, खुद अपने आप कंट्रोल करने की जो व्यवस्था, यानी उसके अंदर इनबिल्ट सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म होता है। इकोसिस्टम इस स्थिरता को अपने आप बनाता है और इस पारिस्थितिकी तंत्र में बाह्य कारकों के कारण किसी भी परिवर्तन का प्रतिसंतुलन यानी मिसबैलेंस हो जाता है तो जो इकोसिस्टम की जो स्थिरता है वह उन बाह्य परिवर्तनों के कारण थोड़े समय के लिए अगर विक्षुब्ध हो गई हो, यानी उसमें थोड़ा सा बदलाव आया हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम आया है, तो पुनः उस संतुलन को बना दिया जाता है, जो कि एक सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म के रूप में वर्क करता है। उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में किसी भी बाह्य कारक के द्वारा, बाह्य कारक यानी जो उसमें नहीं था, जैसे कि हमने कहा तालाब, अब तालाब में कुछ ऐसे जीव आ गए या ऐसी अशुद्धियां आ गई जो उस तालाब में पहले नहीं था। तालाब का जल पहले खारा था या फिर पहले मीठा था और खारा खारा हो गया, या खारा था या अब मीठा हो गया, कोई भी परिवर्तन हो गया। तो अगर किसी बाह्य कारक के द्वारा परिवर्तन होता है, जैसे किसी प्रजाति के सदस्यों की संख्या में अचानक वृद्धि, मेंढक बहुत ज्यादा बढ़ गए, या फिर उनकी संख्या या मछलियों की संख्या में बिल्कुल कमी हो गई। अब मछलियों की संख्या कम हो गई तो वहां पर फाइटोप्लैंक्टन बढ़ जाएगा, यानी वनस्पति बढ़ जाएगी। उस वनस्पति को खाएगा कौन? वनस्पति को खाने वाला यानी फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाला जो जू प्लैंक्टन छोटा छोटा सा जो जीव होता है उसकी संख्या बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि मछलियां नहीं है, और मछलियां नहीं है तो उस जू प्लैंक्टन को खाएगा कौन? तो इस प्रकार से उस पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के अंतर्गत अब इकोसिस्टम को बैलेंस बनाना है, तो वो बैलेंस बनाने के लिए क्या करेगा? या फिर तो उस वनस्पतियों को ज्यादा विकसित नहीं होने देगा, या फिर जो विकसित वनस्पतियां हुई है और उस पर निर्भर रहने वाले जो छोटे छोटे से जो जीव है, जिसे मैं जू प्लैंक्टन कह रहा हूँ, जंतु प्लवक कह रहा हूँ, वह अपने आप मर जाएंगे। तो उसके अंदर खुद स्वतः नियंत्रण की व्यवस्था पाया, सेल्फ रेगुलेटिंग जो सिस्टम पाया जाता है, उसके द्वारा प्रजातियां की संख्या पुनः सामान्य हो जाती है। नहीं, यानी वो जो संख्या बड़ी है वो यहाँ पर मर मर के अपने आप बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से उस इकोसिस्टम की जो स्थिरता है वह स्थापित हो जाती है। तो इस प्रकार की समस्त प्रक्रिया को हम होम्योस्टैटिक क्रियाविधि कहते हैं। उदाहरण एक और, कि जब किसी निश्चित पारिस्थितिकी तंत्र, निश्चित पारिस्थितिकी तंत्र, मैं बार बार तालाब का उदाहरण दे रहा हूं, ये तालाब भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, महासागर हो सकता है, जड़ हो सकता है, ये झील हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन को प्रभावित करने वाले कारकों में कोई एक कारक, कोई भी एक कारक अत्यधिक अनुकूल हो जाता है, जैसे कि जलवायु का उदाहरण दिया गया है। और जलवायु अनुकूल होने के कारण कीड़े मकोड़ों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, चींटियां बढ़ गई, जो मकोड़े हैं वो बढ़ गए, या फिर लॉकस्ट यानी जो टिड्डे हैं वो बढ़ गए, क्योंकि जलवायु उनके लिए फेवरेबल हो गई। तो जलवायु में परिवर्तन हुआ तो कीटों की संख्या में वृद्धि हो गई। तो जो बढ़ी हुई जो कीटों की जो संख्या है की आवश्यकता की तुलना में भोजन की आपूर्ति बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इतना भोजन अवेलेबल नहीं है उस इकोसिस्टम के अंतर्गत कि वो जलवायु में परिवर्तन के बाद जो संख्या बढ़ी है उन संख्या के लिए उनको सरवाइव करवाने के लिए वो भोजन पर्याप्त रूप से दे सके। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब कीटों की संख्या, तो क्या होगा? तो भोजन कम है, तो भोजन कम होने के लिए क्या होगा? दोनों की जो कीटों हैं उस कीटों में प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो जाती है, और प्रतिस्पर्धा आरंभ होती है तो क्या होता है? संघर्ष होता है, और संघर्ष में जो जीवित रहेगा, जो सरवाइव करेगा, वो जीवित या जिंदा रहेगा।
अब ये कैसे होगा देखिएगा, इसको एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि हमारा एक ह्यूमन इकोसिस्टम है, उसके अंतर्गत हमारी जनसंख्या निरंतर बढ़ रही। अब निरंतर जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको हम अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हमें खाद्यान्न की आवश्यकताएं पूरी करनी होगी। अगर खाद्यान्न और की आवश्यकताएं अगर हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो संघर्ष प्रारंभ होगा, और संघर्ष प्रारंभ होगा तो विभिन्न जो लोग हैं, जो बढ़ी हुई जनसंख्या है, वो आपस में टकराएगी, उनमें युद्ध होगा। अब युद्ध होगा तो कुछ जो जीव है, कुछ जो मनुष्य है, उसमें मृत्यु को प्राप्त होंगे और संख्या वापस घट जाएगी। तो बैलेंस बढ़ जाता है, जो है वो इस प्रकार से बना रहता है। तो जीवों में, अगर जीवों की संख्या, वापस पुनः बता रहा हूं कि अगर जलवायु में परिवर्तन हुआ और कीड़ों मकोड़ों की संख्या बढ़ गई, यानी उसकी जो आदर्श जो दशा है, उस आदर्श दशा से कहीं अधिक जीवों की संख्या हो चुकी है, तो ऐसी तुलना में भोजन की आपूर्ति जो कम हो गई, तो इस प्रकार से भोजन तो नहीं बढ़ा पाए, लेकिन उनमें संघर्ष होगा, प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी और कुछ जीव मर जाएंगे। मरने के बाद जितने रहेंगे उनके लिए पर्याप्त भोजन वहां पर उपलब्ध है। तो इससे परिणाम क्या होता है कि असंख्य जो जीव है वो मर जाते हैं, और जो कीटों की जो संख्या है, कीटों की जो संख्या है, वह कीटों की जो संख्या है वो इस प्रकार से बैलेंस बन जाती है, यानी कीटों की संख्या पुनः प्रारंभिक मौलिक स्थिति में प्राप्त होती है। मौलिक का अर्थ होता है ओरिजिनल, ओरिजिनल शेप के अंतर्गत आ जाती है और वापस क्या बन जाता है, बैलेंस बन जाता है। तो एक इकोसिस्टम के अंतर्गत जो विविधता स्थिरता सिद्धांत जो होता है, वो यहाँ पर बताया गया है कि पर्याप्त विविधता व जटिलता उस तंत्र के जीवों की संख्या व स्थिरता को बढ़ाती है, और इसको अलग अलग रूपों में विभक्त किया गया है। तो ये दो मॉडल है, जो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का अर्थ होता है बैलेंस बना रहा है। जैसे कि मैंने अगर कहूँ कि एक कोई मैंने यहाँ पर तुला बनाया, अब तुला अगर बैलेंस किस प्रकार से बना रहेगा कि यहाँ पर जो माल है और यहाँ पर माल है, वह अगर बैलेंस है, बराबर है, यानी ये और ये दोनों बैलेंस है, तो इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस, संतुलन की अवस्था है। तो ये दो यहाँ पर मॉडल है, जल्दी जल्दी समझ लीजिएगा। साम्यावस्था का मॉडल, अब ये मॉडल क्या कहता है कि इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वह लगातार बनी रहती है। कुछ परिवर्तनों के कारण अगर इकोसिस्टम के अंतर्गत अव्यवस्था उत्पन्न होती है, तो जो इकोसिस्टम है पुनः अपनी मौलिक यानी ओरिजिनल शेप में पहुंच जाता है। सेल्फ रेगुलेटिंग जो सिस्टम पाया जाता है वो अपने आप सही कर लेता है। दूसरा मॉडल कहता है असाम्य अवस्था। अब ये कहता है कि इकोसिस्टम की जो स्थिरता होती है वो दुर्लभ होती है, क्योंकि जब बार बार अगर पर्यावरण में परिवर्तन होंगे तो जो हमारा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में जो पाई जाने वाली जो स्पीसीज है, जो प्रजातियां हैं, उसमें क्रमिक दशा का विकास नहीं हो पाता है। क्रमिक दशा का अर्थ होता है कि हम बात करते हैं कि एक संख्या निश्चित है, जैसे कि पहला स्तर है, फिर दूसरा स्तर है, तीसरा स्तर है, तो ये शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, तो इनका एक क्रमिक है कि किन की संख्या ज्यादा होगी। देखिएगा, हम अगर कीड़ों की बात करें, जैसे कि घास पर निर्भर रहने वाले जो जीव होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है। देखो, कीड़े मकोड़े हैं, खरगोश है, कीट पतंगे हैं, इनकी संख्या ज्यादा। उस पर निर्भर रहने वाली बकरियां की संख्या उससे कम है। अगर हम कहते हैं कि टिड्डों की बात करें तो टिड्डे जो होते हैं काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि घास पर निर्भर रहने फर्स्ट ऑर्डर पर। लेकिन जो बकरियां होती हैं वो टिड्डों के मुकाबले कम कम होती है। और अगर शेर की बात करें, शेर क्या बकरियों की संख्या के बराबर होते हैं? एक ऑर्डर है, ऑर्डर में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे उनकी जो संख्या है वह क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, संख्या कम होती जाएगी, लेकिन भार जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार का जो कह सकते हैं कि क्रमिक जो दशा का विकास नहीं हो पाता है, ऐसा ये मॉडल कहते हैं। अब ये था स्टेबिलिटी। अब साथ ही साथ इनस्टेबिलिटी को समझ लेते हैं। इनस्टेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? तो इकोसिस्टम में जब पर्यावरण परिवर्तनों के साथ समायोजन करने में असमर्थ हो जाता है, यानी बैलेंस नहीं बन सकता है, तो ऐसी स्थिति को हम अस्थिरता कहते हैं। तो इसमें लगातार इकोसिस्टम के इसके अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन काफी बड़े स्तर पर होता है और काफी बड़े स्तर पर होते हैं, तथा जो इकोसिस्टम है उसका जो लोचकता, उसकी जो रेजिलियंस है, उस रेजिलियंस की यानी उसकी जो सहन करने की जो क्षमता है, उससे
अधिक होता है। यानी आप प्रदूषण बहुत ज्यादा कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है कि इकोसिस्टम में पेड़ों की सामूहिक कटाई, आपने एक साथ बहुत बड़े जंगल को काट दिया, तो वन समुदाय का जो पुनर्जनन है यानी रीजनरेशन, आप पेड़ों को जंगल को हाथों हाथ नहीं लगा सकते, एक जंगल को विकसित करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो इस प्रकार से आप जब व्यापक तौर पर बड़े स्तर पर डिफोरेस्टेशन करते हो तो धरातलीय सतह एकदम नग्न हो जाती है। अगर आप कहते हो कि इकोसिस्टम अपने आप उसको कंट्रोल कर लेगा, बैलेंस कर लेगा, तो बैलेंस कैसे करेगा? आपने जंगल काटने में कम से कम 1 महीने के अंतर्गत आपने जंगल खत्म कर दिया, लेकिन उसी जंगल को वापस पुनः उस स्थिति में आने में हालांकि हो जाएगा, लेकिन उस स्थिति में आने के लिए हजारों वर्ष लग जाएंगे। तो इस प्रकार से वहां पर अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। तो बड़े पैमाने पर अगर इस प्रकार के पेड़ काट दिए तो वहां पर अपक्षय होगा, वहां पर अपर्दन होगा, और उसके कारण जो पोषक तत्व हैं वो धरातल पर बहने वाला जो वाटर है उसके द्वारा बहा दिए जाएंगे, और अंततः वो जमीन क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। तो पेड़ काटा है, उससे आपकी भूमि बंजर हो रही है। तो इस प्रकार की जो इकोसिस्टम है वह की अस्थिरता कहलाती है। तो हिमालय के क्षेत्रों में जिस प्रकार से डिफोरेस्टेशन हुआ है, उसके कारण वो हरा भरा रहने वाला जो वन क्षेत्र है अब वीरान बंजर भूमि के रूप में बदल गया है। तो इस प्रकार से जो पारिस्थितिकी तंत्र की जो रेजिलियंस है वह बाह्य परिवर्तन की जो सहन करने की क्षमता के संदर्भ में व्यक्त, यानी एक लिमिट होती है तब तक वो सहन करता है, लिमिट से अधिक अगर परिवर्तन हो जाते हैं तो वह उसको सहन नहीं कर। तो इकोसिस्टम में रेजिलियंस से अधिक यानी उसकी जो सहन शक्ति है उससे अधिक अगर परिवर्तन होते हैं तो वहां पर अस्थिरता उत्पन्न होती है। लेकिन इतनी रोचकता जरूर होती है कि कुछ छोटे मोटे परिवर्तनों को वह सहन कर लेता है, उसके साथ वो एडजस्ट कर लेता है, उसके साथ वो अनुकूलन स्थापित कर लेता है और स्थिरता कायम रहता है। लेकिन परिवर्तन ज्यादा बड़े हैं तो वहां पर अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। अब उत्पन्न करने वाले पर्यावरणीय परिवर्तनों की बात करें तो कुछ प्रकृतिजन्य भी होते हैं। प्रकृति यानी जलवायु में परिवर्तन आ गया, या फिर भूकंप हुआ, ज्वालामुखी हुआ, और कुछ परिवर्तन होते हैं मानव का रोल ज्यादा रहता है। तो मानव क्या करता है? प्रदूषण करता है, डिफोरेस्टेशन करता है, विभिन्न प्रकार के प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र में मनुष्य जो है वह जो अस्थिरता लाता है, किस प्रकार से लाता है? तो आर्थिक उद्देश्यों के लिए वो वनों को काटता है, जो ओरिजिनल जीव जंतु और वनस्पति है उनको प्रतिस्थापन करता है। यानी आपने ऐसे पेड़ों को दूसरी जगह पर लगा दिया जो वहां के लिए अनुकूल नहीं थे, वह पेड़ पौधों को साफ करके वहां पर कृषि योग्य जमीन बना रहा है। कैसे कुछ विदेशी जंतुओं और पौधों का प्रवेश करा के वहां पर चेंजेस ला रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ पर कहा करते हैं कि बबूल नहीं हुआ करता था, तो अंग्रेजी जो बबूल है उसको यहाँ पर लाया गया और देखिए यहाँ का जो इकोसिस्टम प्रभावित हुआ। लेकिन धीरे धीरे अब जो बबूल है उसके साथ यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो सेट हो चुका है, हमने इसको स्वीकार कर लिया, हमने उसको एडजस्ट कर लिया। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन लाता है। इसके अलावा भूमि उपयोग में परिवर्तन, वनों के स्थान पर आपने खेती बाड़ी शुरू कर दी, या फिर जो प्राकृतिक जो वन के क्षेत्र है उसको आपने नष्ट करके वहां पर नगर बसा दिए, उद्योगों की स्थापना कर दी, विभिन्न प्रकार के उर्वरकों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, शाकनाशकों यानी जो दवाइयों हैं उनका प्रयोग करके, सिंथेटिक यौगिकों का प्रयोग करके अपने जो इकोसिस्टम है इन नए पदार्थों का समावेश किया जो उस इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं थे। तो इस प्रकार से हमने उस इकोसिस्टम में अनावश्यक पदार्थों का समावेश किया। वायुमंडल के अंतर्गत भी गैसों का अनुपात बढ़ता है कभी, जैसे कि हमने 0.03 जो CO2 का है वह ये स्टेबल नहीं है, ये चेंज होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम ज्यादा होती रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भी परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार से मनुष्य ने अपने कार्यों के द्वारा इस प्रकार के परिवर्तन किए हैं, वनों की अंधाधुंध कटाई की है, विश्व के लगभग सभी जलवायु प्रदेशों में वनों का कटाव हुआ है, उसने पर्वतीय वनों का भी नाश किया है। इसके अलावा नदियां, झीलें, नगरें, औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निकले वाले जो सीवेज वाटर है या प्रदूषित जो जल है, इसके अलावा जो कृषि क्षेत्रों में जो रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, शाकनाशियों का जो प्रयोग किया है, घास के मैदानों के अंतर्गत हमने इस प्रकार के घास क्षेत्र को नष्ट करने का प्रयास किया, तो कहीं न कहीं पर हमने इस प्रकार के इकोसिस्टम को प्रभावित किया। लास्ट में जाते जाते ये सविंदर सिंह जी की किताब में आपको लास्ट में इस प्रकार की परिभाषाएं दे रखी है कि अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है, अजैविक घटक
यानी वे घटक जैसे कि आपके मृदा है, जल है, वायु है, वो सारे के सारे भौतिक घटक किसमें आते हैं? अबायोटिक। बायोम या जीवोम का अर्थ क्या होता है? तो एक बड़े स्तर पर समान जलवायु वाले क्षेत्र में, यानी जलवायु ठंडी है तो वहां पर समान रूप, समान रचना, समान जीवन रहने वाले जो पौधे हैं, यानी एक रेगिस्तान में कौन कौन से जीव रहेंगे, कौन कौन से वन रहेंगे, तो पूरा का पूरा ये सिस्टम क्या कहलाएगा? एक बायोम कहलाएगा। बायोटिक कंपोनेंट्स यानी जैविक घटक, पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव है, डीकम्पोजर्स हैं, अपघटक जिसे मैं कहता हूं, तो ये सारे के सारे इसके अंदर शामिल हैं। क्लाइमेटिक, क्लाइमेक्स यानी चरम अवस्था, तो उसके बाद यानी उसका जो हैबिटेट है, जहां पर पक्षी रहता है या जीव रहता है, तो वहां पर उत्पन्न जो चरम वनस्पति है उसको जलवायु वनस्पति कहता है, यानी उसके बाद वापस बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन आएंगे। चरम वनस्पति का ये हो गया, जलवायु चरम हो गया। कंज्यूमर्स क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषी जो पौधे होते हैं उस पर निर्भर रहने वाले जो होते हैं वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं, यानी उपभोक्ता कहलाते हैं। डीकम्पोजर, अपघटक या आपके वियोजक, वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो मरे हुए पौधों और जंतुओं का सेवन करते हैं, उसे सड़ाते हैं, गलाते हैं, उसका अपघटन करते हैं। डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी थ्योरी की विविधता स्थिरता सिद्धांत क्या होता है? तो एक इकोसिस्टम में मौजूद विविधता व जटिलता यानी जीवों की संख्या की जो स्थिरता है उसको बताया जाता है। इकोक्लाइन क्या कहता है? तो प्रवणता यानी दो इको सिस्टम का बीच का जो क्षेत्र होता है उसे इकोक्लाइन के नाम से जाना जाता है। इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम के अंतर्गत जैविक अजैविक जो घटक है वो आपस में अंतर संबंधित होते हैं और कार्यशील होते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। लास्ट है इलास्टिक स्टेबिलिटी, रबड़ के समान अगर कोई परिवर्तन आए हैं और परिवर्तन के बाद पुनः स्थिरता स्थापित होती है तो उसे प्रत्यास्थ स्थिरता कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट